कोर्स हम ये चाहते हैं कि जो भी नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आया है वो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करे, उसके सिस्टम्स को, उसकी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, who is who and what is what and how to do what, and where are different functions, different departments of the organization, what do they do, then what are the plans of the organization for training of that employee. आप training इसलिए करते हैं कि you want to sharpen the skills of the people, uh, you want to develop them to work more effectively and efficiently. So that is why you give training to them. Training is done on skills, and then we talk of development. ये तीनों चीजें जो हैं वो ये चारों चीजें होती हैं इसलिए बिकॉज यू वांट टू मेक द एम्प्लॉइज प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और याद है शुरू में हमने कहा था कि पहली क्लास में शायद या दूसरी में कि आपका काम एचआरएम का काम है प्रोडक्टिविटी लेके आना एम्प्लॉइज के अंदर। So these are all the things that will lead to making the people productive for the organization. Can somebody tell me what is the difference between? Is there any difference between training and development? Can you hear me, sir? Yes, I can hear you very loud and clear. ट्रेनिंग का मतलब है कि हाउ यू विल वर्क एक्चुअली, ठीक है सर। और जो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि somebody is giving a training how you will work, और उसके बाद you work independently। जब आप ज़ाहिर है कि क्लोज वॉच तो होगा एचआर का, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली जब कुछ काम करने लगता है तो दैट कम्स अंडर द डेवलपमेंट ऑफ। अब डेवलपमेंट में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं, लाइक जॉब रोटेशन भी हो सकती है, और उसको कोई नया असाइनमेंट भी दे सकते हैं हम अब उसको, ठीक है सर, और नई जगह मूव भी हम कर सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में तो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप हो गया। ट्रेनिंग इज सम सॉर्ट ऑफ इट कि हाउ ही परफॉर्म इट, व्हाट आर द टूल्स ही विल यूज इट, ठीक है ना, यानी उसको यहाँ पर किया इक्विप किया जा रहा है। और जब आप डेवलपमेंट साइड पे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच ही इज गोइंग टू परफॉर्म एक्चुअली इन अ रियल सिनेरियो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो कि हाउ मच you are going to accept it. Yeah, I will not accept it completely, but partially it's okay. That's great. Noman, आप ठीक कुछ है। कहेंगे? इसमें यही है कि ट्रेनिंग बेसिकली पर्पस ये होता है ट्रेनिंग का कि जो ये हम एक होता है ना कि किसी चीज के बारे में किसी को पता नहीं तो हम उसके लिए उसको ट्रेन करते हैं कि यार ये आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने जो है इसके अंदर किसी एक जैसे किसी बंदे के अंदर कोई स्किल्स नहीं है और लैक ऑफ स्किल्स नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा हम आपको इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। आप जो है इसके अंदर थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हम आपके देखते हैं कि मतलब कितनी स्किल्स डेवलप हुई हैं और ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक और है। जो डेवलपमेंट वाली साइड है सर वो वही वाली साइड है कि हम उसको एक बंदे के अंदर ऑलरेडी कोई स्किल्स मौजूद है और हम उसके अंदर एनहांस कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है। अच्छा, चलें इसको हम इस पॉइंट पे मैं आता हूँ दोबारा से। पहली बात तो ये कि ये समझ लीजिए कि ट्रेनिंग क्या होती है। व्हाट इज ट्रेनिंग एक्चुअली? ट्रेनिंग इज समथिंग दैट विल ब्रिंग अबाउट change in the people, right? Any activity that you do that brings about change in people, that is called as the training, right? Change in positive direction. तो जो आपने कहा वो सही है दोनों ने, ट्रेनिंग के हवाले से कि उसकी स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप जो भी चीज़ें सिखाते हैं, वर्कबुक देते हैं या प्रैक्टिकली उसे करवाते हैं या कुछ भी उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या ऑन द जॉब उसको सिखाते हैं, या जैसा कि बता रहे थे, मुझे नाम भूल जाता है इनका, नदीम साहब, नदीम सर, कि उसकी जॉब रोटेशन और ये सारी चीजें, वो सारी की सारी जो है ना, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। You are actually giving them skills. You are giving them opportunity to learn and to modify their behavior, modify their skills, and bring about change. So training, याद रखिए, training is something which brings about change. अगर आपसे कोई पूछे कि what is the outcome of training, why do we train people, तो इसका जवाब ये है कि we want people to change their behavior, change the way they work, and improve upon their performance. That is something that is called as training. So any activity that you do, any developmental activity that you do with employees,
that will bring about a positive change in the way they are doing their work currently is called as the training, right? So training will bring about change. If you have provided training and there is no change in the employees, it means there is problem with training, or there is problem with the understanding of the employees, or training with the curriculum, or anything. But that is actually not training. If the people are doing the work the same way they were doing before training, it means there is no change. So इसकी evaluation होना बहुत जरूरी है, ठीक है? So training, ये समझ में आ गई आपको बात की training is something that will bring about a relatively permanent change in the people, either in their behavior or in their skills or in their attitude. एटीट्यूड को हम ज्यादा नहीं कहते, क्योंकि एटीट्यूड को जरा डिफिकल्ट है हैंडल करना, बट बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है बहुत आसानी से. दिस इज ट्रेनिंग. ओके, नाउ ट्रेनिंग इज समथिंग. अब ये फर्क दोनों में आप जहन में रख लीजिए. बीइंग एन एचआर पर्सन आपको क्लियर होना चाहिए. अभी तक एज अ लेमैन आपने जो भी डिफाइन किया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, दैट इज ओके फॉर अ लेमैन, बट फॉर एन एचआर पर्सन अब आपको डेफिनेशन जो है वो अलग होनी चाहिए. जैसे मैंने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की कहा था कि आपको एक अलग होना चाहिए, अब इसमें भी ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेनिंग में पहली बात तो ये है कि चेंज आएगी. दूसरी बात है कि ट्रेनिंग इज समथिंग, एनीथिंग दैट यू डू टू इम्प्रूव द करंट परफॉर्मेंस ऑफ इन द करंट जॉब ऑफ एन एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग. ठीक है नदीम साहब, नमान? जी जी सर, सुन रहे हैं. एनीथिंग दैट इज डन. अच्छा, फर्ज किया कि एक आदमी जो है वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है आपका, या आपका जो है वो ऑडिटर है, तो उसकी ऑडिट की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उस फंक्शन को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए जो भी आप उसको एक्टिविटी करें, उसको वर्कबुक दें, उसको आप बाहर भेजें कोर्स पे, उसको किताब पढ़वाएं, उसको एडमिशन दिलवाएं, कोई सर्टिफिकेशन करवाएं, ये सारी की सारी चीज, एनीथिंग दैट इज based on short term objectives, that is based on enhancing the current skills, whatever the job that person is performing, उस जॉब को करने के लिए जो भी चीजें आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, that will be called as the training. So training is for the current job, ये ध्यान में रखिएगा. Anything that you do to enhance the skills to perform the current jobs more effectively. एक सेल्स पर्सन है तो सेल्स पर्सन को कितनी स्किल्स आप सिखाएं कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, रहेगा वो सेल्स पर्सन. सो फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वुड बी टर्म्ड एज ट्रेनिंग. डेवलपमेंट इज समथिंग दैट यू डू फॉर द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल, if you have a सेल्स पर्सन एंड यू वांट टू, आपने सक्सेशन प्लान बनाया है और आप समझते हैं कि इसको फ्यूचर में सेल्स मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या व्हाटएवर जो भी अगली मैनेजमेंट पोजीशन है उसके ऊपर जाना है उसको, then you start giving them training, those trainings that would help him to understand and to do his future job more effectively. That is called as the development. So एक क्वेश्चन था. development is, जी मैं सुनता हूँ आपको क्वेश्चन. डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद द फ्यूचर जॉब, फ्यूचर पोजीशन. जी अच्छा सर, देखें बात ये है कि आपने कहा कि जो रोटेशन है, रोटेशन व्हेन यू टॉक अबाउट द रोटेशन, इसका मतलब है दैट कम्स अंडर ट्रेनिंग. क्या वो ट्रेनिंग के अंदर भी में है और डेवलपमेंट भी है? ट्रेनिंग भी और डेवलपमेंट बताता हूँ आपको. जी बोलिए. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होता है कि सर जॉब रोटेशन होती है 3 इयर्स एक डिपार्टमेंट में, 3 इयर्स दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो वो तो एक एसओपी है, एक कमिटमेंट है, ठीक है सर, एक प्लान है उस एम्प्लॉय का. तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है. ये मतलब 3 है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनकी रोटेशन होती है 3 इयर्स एक ब्रांच में, 3 इयर्स दूसरी उसमें. जी जी. तो इस हो सकता है कि माइट बी आई एम रॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये ट्रेनिंग तो नहीं होना सर, ये तो उसके एक प्लान का हिस्सा है कि जो वो एग्जीक्यूट उससे करवा रही है या वो खुद कर रहा है कि 3 इयर्स के बाद. तो वो ट्रेनिंग में कैसे आएगा? पहला सवाल तो ये है सर. ठीक है, मैं बताता हूँ. जी जी. अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये आ गई कि आपने कहा डेवलपमेंट है, फ्यूचर की है, तो जाहिर है कि सर ट्रेनिंग तो हम आज दे रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगा, तो वो तो फ्यूचर ही हो गया. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माय स्टेटमेंट वाज वेरी राइट ऑफ इट,
देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो समझा था पहले और जो आपने समझाया वो यही है एक्चुअली कि ट्रेनिंग से आज वी आर गोइंग टू इक्विप अवरसेल्फ या वी आर गोइंग टू इक्विप समबडी एल्स, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ऑफ इट। तो अब उसको जब वो यूज करेगा ना सर, तो वो फ्यूचर में ही करेगा, तो डेवलपमेंट तो उसकी फ्यूचर में ही होगी। ये मेरे जहन नहीं में एक बात आ रही है। जी सर, ठीक अब है। आप बोलिए। जी हाँ, वो आपको पॉइंट ठीक है, दुरुस्त है। देखें, ट्रेनिंग हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने उसको जॉब रोटेशन की है ना, तो जॉब रोटेशन is part of the development plan that you have made for that employee. Why the managers are needed to go to other branches for 3 years? क्यों देते हैं आप उनको? देखिए सर, ये तो उसके ना उसका उसका ये ना एक प्लानिंग दी जाती है उसको मैं कि वही कह रहा एवरी हूँ ना 3 कि ईयर। वो प्लानिंग क्यों दी जाती है प्लानिंग? हाँ। सर वो तो देखे ना, अब उसने जो सीखना था वो तो सीख लिया, अब वो जाता है दूसरी ब्रांच में, उसको वही जॉब कर रही है। जी ठीक है ना सर, उसको वही एक्सपीरियंस कहीं और शेयर करना है, बल्कि उसको दूसरों को ट्रेन करना है, या जी नया जी सिनेरियो हो सकता है कि नया सिनेरियो। तो वो ट्रेनिंग तो सर वो जो मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि आपने उसको प्रॉपरली गाइड किया, समझाया। अब जब उसको जब आप रोटेट करते हैं ना सर, तो उसको कोई सिखा नहीं, या तो वो खुद पर्सनल ट्रेनर अपने आप का, जो मेरे जहन में आ रहा है, तो वो तो वो एक चैलेंज लेके जाता है, उसको कर रहा होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग पहले ले चुका होता है। हम्म। तो नहीं देखें, बिल्कुल ले चुका होता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। इसीलिए मैंने कहा कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो ट्रेनिंग। मैंने इसको दोनों जगह पे, ये जो रोटेशन है, जॉब रोटेशन, ये ट्रेनिंग भी है और डेवलपमेंट भी है। अब मेरा पर्सपेक्टिव आप सुनिए कि क्या है। जी जी रोटेशन क्यों की जाती है? रोटेशन इसलिए की जाती है कि आप एक नए कल्चर को, नई एनवायरनमेंट को, नई उस चीज को सीख सकें। देखिए, हमने बात की थी कि जो ट्रेनिंग का हमने डेफिनेशन बताई थी, उसमें बिहेवियरल चेंज की बात आई थी। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप एक फिजिकल लर्निंग या एक स्किल और टूल ही आपने सीखना है। आपको एक डिफरेंट लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है। अगर जब, क्योंकि उसका पर्पस ये होता है कि जो एक मैनेजर को रोटेट किया जाता है 2 3 4 5 ब्रांचेस में, तो उसका पर्पस ये होता है कि वो अगली पोजीशन पे जाए तो उन सब ब्रांचेस को हैंडल कर सके। तो वो उस बंदे की ओरिएंटेशन भी हो रही है एक्चुअली मुख्तलिफ कल्चर्स में, और उस बंदे की डेवलपमेंट भी हो रही है, और एट द सेम टाइम उसकी अपनी ट्रेनिंग भी हो रही है उस नई एनवायरनमेंट को सीखने में, नई एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में। और मुख्तलिफ लोगों को, क्योंकि अगली पोजीशन पे उसको मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स और मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज में और एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ेगा। तो इन अ वे इट्स करंट जॉब के लिए उसकी ट्रेनिंग है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात उसको करके रोटेशन पे आप डालते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है एम्प्लॉय का, वो ये होता है कि मेरी तो डेवलपमेंट नहीं हो रही, मैं तो उसी पोजीशन पे मूव कर रहा हूँ। क्योंकि जॉब एनहांसमेंट तो नहीं होती ना इसमें, रोटेशन के अंदर जॉब एनहांसमेंट नहीं है। एक्चुअली आप डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट सिनेरियोज में उसको बिठाते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसको बिठाते हैं, कि एक जगह के बहुत ही काम एंड कूल एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, वहां से उठा के आप जो है उसे मतलब चुंदरीगढ़ ब्रांच में बिठा देते हैं, जहाँ पे बिल्कुल दुनिया मुख्तलिफ है। वहां से अब उसे उठाते हैं और जोड़िया बाजार की मार्केट में बिठा देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये सारी जगहों पे काम करने के तरीका एक ही जैसा है? वो बंदा जो क्लिफ्टन में बैठा हुआ है किसी ब्रांच में, और वो बंदा जो क्लॉथ मार्केट में बैठा हुआ है, क्या दोनों के काम करने के स्टाइल में कोई फर्क होता है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटेशन हुआ ना सर, ये हम्म। ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। ये ट्रेनिंग भी है और डेवलपमेंट भी है, ये तो आप समझिए ना। अच्छा, ये दोनों है, आप ये कह रहे हैं ये कि ट्रेनिंग भी और डेवलपमेंट भी, रोटेशन जो है। डेवलपमेंट भी है, एग्जैक्टली। इसलिए कि ठीक है। वो डेवलप हो रहा है फ्यूचर के लिए। जी जी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इस अगली पोजीशन पे जाए तो 5 ब्रांचेस को हैंडल कर रहा हो एज अ, मुझे नहीं पता कि आपका रीजनल मैनेजर होता है या क्या होता है। ये नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, तो वो उसके उसके बाद सब मुख्तलिफ किस्म की जो ब्रांचेस के जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में उसको डाला जाता है, बजाय इसके कि आप उसे सीनियर पोजीशन पे करके लेके जाएं और वो फिर वो ऐसी मार्केट को हैंडल ना कर सके। क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत बैंकिंग के लोगों से वास्ता रहता है, वैसे तो ओवरऑल ये अंडरस्टैंडिंग एक ही जैसी है सबके लिए, लेकिन मैंने भी ये देखा है कि हर जगह की एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और बैंकर जो है वो उस मार्केट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है। जिस तरीके से रूटीन में आप लोग मतलब बदर कमर्शियल ब्रांच में बैठ के काम कर रहे होंगे, उस तरीके से क्लॉथ मार्केट ब्रांच में काम नहीं होगा।
वहां आपको डिफरेंट तरीके से बैठना होगा, बिजनेसमैन कम्युनिटी को डिफरेंट अंदाज से डील करना होगा। जहां पे आप बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज के करीब बैठे हुए होते हैं, वहां पे ऑल टुगेदर डिफरेंट कहानी होती है, आपके रिलेशनशिप की नौयत बिल्कुल डिफरेंट होती है। जहां पे आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहां पे कॉर्पोरेट कल्चर है सिर्फ, उस कॉर्पोरेट कल्चर की बिल्कुल एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। तो आप एक्चुअली अवेयरनेस उसकी क्रिएट कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ कल्चर्स को समझे, ताकि जब वो अगली पोजीशन पे जाए तो वो इनको हैंडल कर सके। लेकिन आप उसे अगली पोजीशन पे खड़ा करके वहां नहीं बिठा सकते। तो ये उसकी फ्यूचर की डेवलपमेंट हो रही है कि वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है, मुख्तलिफ एरियाज में उसकी वर्किंग जो है वो स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना? तो दैट इज द पार्ट ऑफ द रोटेशन। तो इसीलिए रोटेशन जो है वो जॉब डेवलपमेंट का हिस्सा है। अच्छा, रोटेशन जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा क्यों है? टिपिकली ये तो आपने एक सिनेरियो में किया ना कि एक सेम पोजीशन पे बंदा जा रहा है, जिसको ट्रांसफर कहते हैं आप। ठीक है? जो टिपिकल टर्म रोटेशन यूज होती है ना, उसका मतलब होता है कि उसे एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन, सिमिलर लेवल की दूसरी पोजीशन पे बिठा दिया जाए। फॉर एग्जांपल, कस्टमर सर्विस से उठा के आईटी में बिठा दिया जाए, या आईटी से उठा के एचआर में बिठा दिया जाए। ये है रोटेशन एक्चुअली। ठीक है? तो रोटेशन होती है आमतौर पे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट की चीजों को भी अंडरस्टैंड करे, समझे। तो वो उस एंगल से वो डेवलपमेंट, ये जो आप बात कर रहे हैं रोटेशन की, ये रोटेशन नहीं है, ये एक्चुअल ट्रांसफर है। ठीक है? जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, सेम बंदा जो मूव करता है सेम पोजीशन पे मुख्तलिफ जगहों पे, वो पैरेलल मूव जो होती है वो ट्रांसफर है। दैट इज नॉट रोटेशन। रोटेशन, लेकिन उसको भी रोटेशन में हम ले लेते हैं, उसको भी कहते हैं। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता। नॉर्मली चूंकि नॉर्म्स हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती हैं, और उसमें ये चीज भी एक्सेप्टेबल है, इसको भी रोटेशन कहते हैं। बट टिपिकली आप रोटेशन को याद रखिएगा, रोटेशन का मतलब है कि आपने किसी नए एरिया में उसको इक्विप करना है। कोई नए एरिया जो उसका वीक एरिया है, जिसमें उसने काम नहीं किया हुआ, उसमें आप उसे बिठाना चाहते हैं, ताकि वो उस एरिया को भी सीख सके, ताकि फ्यूचर में जब वो अगली पोजीशन में जाए तो वो उन सारे फंक्शंस को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है सर, राइट। ठीक है जी। तो नटशेल ये है। आई होप कि दैट इज नॉट टचिंग योर फीलिंग्स। अरे नहीं नहीं सर, वी आर नहीं 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 सर, एक्चुअली वी आर, देखिए सर, लर्निंग तो किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आप है। ड्राइविंग सीट के ऊपर है, आपका अपने एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और एचआर में काम किया, हम लोगों ने नहीं किया एक्चुअली। एग्जैक्टली। नॉर्मली अपनी आईटी फील्ड के अंदर सब कुछ है, लेकिन वी आप नीड अपने, टू हैव। बिल्कुल ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट उस लिहाज से मैंने इसीलिए कहा था कि वो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल ठीक है, जो कि नॉर्मल, जिसे आप लेमैन कहते हैं, कि जनरली आपके कॉन्सेप्ट जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। मगर जब आप टिपिकल एचआर में आएंगे ना, तो आप जो डिफरेंस होगा। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि जी देखें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आता है, ठीक है, व्हेनेवर, जब वो नया नया एम्प्लॉय आता है, तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप को चेंज नहीं करती है ना, एम्प्लॉय अपने आप को चेंज करता है। वो उन बिहेवियर्स को अडेप्ट करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं वो चीजें करूं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सही समझी जाती हैं। व्हाट इज कंसिडर्ड राइट, व्हाट इज कंसिडर्ड रॉन्ग, जाहिर है उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड करे, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझे, ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म के बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है और नहीं। और इसके लिए जो आपको काम करना है एज एन एचआर पर्सन, वो है सोशलाइजेशन करवानी। ठीक है? सोशलाइजेशन जो है अब दोनों दोनों तरीकों से हो सकती है, दोनों जगहों पे हो सकती है। नंबर वन, कि एक पर्सन इज ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो नया आया है, बिल्कुल न्यू एंट्री है, या किसी भी पोजीशन पे बाहर से आया है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया है। सो सोशलाइजेशन इज a process in which you are actually providing them opportunity to adapt to the new work role that is he or she has to perform. तो एक तो ये है कि जब एक बंदा नया है, बाहर से आया है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, एक सोशलाइजेशन इसमें भी करनी पड़ती है। जब एक डिपार्टमेंट से उसके दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करते हैं, वो भी आपको उस वक्त भी आपको सोशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आपके अपने डिपार्टमेंट में जितनी अंडरस्टैंडिंग टीम में होती है, उतनी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होती। तो इसलिए उसमें भी आपको अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को, या एम्प्लॉय को उसके अंदर भी अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो दो किस्म की
पॉसिबल एडेप्टेशंस एम्प्लॉय को करने पड़ते हैं। एक वो जब वो नया आता है ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरी वो जब वो एक डिपार्टमेंट को या एक बिजनेस यूनिट को छोड़ के दूसरी जगह पर जाता है तो वहां भी उसको अडेप्ट करना होता है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक। ठीक है जी। लेकिन आमतौर पे जाहिर है जो बंदा रोटेशन में जाता है या ट्रांसफर में जाता है वो चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी बातें उसको पता होती हैं, तो लिहाजा उसको वहां पे इतना मसला नहीं होता। बट फॉर द न्यू कमर इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एचआर में आएंगे तो आप इसको बहुत कॉमनली देखेंगे कि विद इन फर्स्ट मंथ लोग जो है वो बहुत सारे आते हैं और चले जाते हैं। देयर आर मैनी पीपल जो एक दिन दो दिन काम करके वापस भाग जाते हैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा कभी आपने फील किया है या देखा है ऐसा होता है? जी सर, हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, गए हैं जी बहुत से लोग वापस। जी। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट करनी होती है। जहाँ पे लोग ये फील करते हैं कि यार नहीं नहीं ये तो बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट कल्चर और हम इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और पीछे से दरवाजे उन्होंने खुले रखे होते हैं तो फौरन भाग के वापस जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये हमारा डिसीजन गलत हो गया, वी नीड टू गेट बैक। सो फॉर अ पर्सन हु इज ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को, और उसके लिए आपका काम है एज एन एचआर पर्सन के सोशलाइजेशन उसको, यू हैव टू हेल्प देम। देखिए ये सोशलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है, इसको जरा पूरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये पूरा प्रोसेस है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है? क्योंकि उसका डिसीजन कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में रहना है या नहीं रहना वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सोशलाइज करवाते हैं। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि देखें जब भी एक एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर एक एंजाइटी होती है, उसको पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन क्या है, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, हाउ विल दे एक्सेप्ट हिम एज अ न्यू पर्सन या न्यू मैनेजर या वट एवर, जिस भी पोजीशन पे वो आता है, तो ये उसको पता नहीं होता है। उसने जो कुछ भी देखा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इंटरव्यू और इस किस्म की सारी चीजें उसने देखी होती हैं, उसकी बेसिस के ऊपर उसने एक इमेज ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप किया होता है। तो इसलिए जब भी एक नया एम्प्लॉय आता है उसको हमेशा एक एंजाइटी होती है, उसे ये नहीं पता होता कि यार मुझे कहाँ चाय मिलेगी, मुझे कहाँ वॉशरूम में जाना है, मुझे स्मोकिंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कहाँ कर सकता हूँ, किधर जा सकता हूँ, ब्रेक कब होती है, नमाज का वक्फा कब होगा, छुट्टी यहाँ पे लोग आमतौर पे कैसे करते हैं, मैनेजर को बता के जाते हैं या खुद ही टाइम पे चले जाते हैं या लेट बैठना पड़ता है, ये ऐसी चीजें होती है ना बहुत सारी। ये वो नॉर्म्स होती हैं जो कहीं रिटर्न नहीं होती, वो वैल्यूज जो कहीं रिटर्न नहीं होती, लेकिन वो उस कल्चर का हिस्सा होती हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने में उसके उसके जहन में एक एंजाइटी होती है, उसके लिए फिर वो कोशिश करता है, वो ढूंढता है, वो जाता है, वो किसी को पकड़ता है, किसी से पूछता है यार यहाँ पे ये काम कैसे होता है, यार मुझे ये फलां चीज चाहिए स्टेशनरी, वो कहाँ से मिलेगी, यार मुझे ये चीज पूछनी है, मैं किससे पूछूं। इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एंजाइटी का एक एलिमेंट डेवलप करते हैं बंदे के अंदर। अब इस एंजाइटी के दौरान में अगर आपने उसको फैसिलिटेट कर दिया और आपने उसे किसी ऐसे बंदे के साथ लगा दिया जो कि उसको पॉजिटिव गाइड करेगा तो वो तो उसको संभाल लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव चीजें उसे बता देगा और उसको वो कर देगा। लेकिन अगर आपने उस बंदे को किसी नेगेटिव मैनेजर के साथ में लगा दिया है और वो वैसे ही परेशान हो रहा है बेचारा एक नई एनवायरनमेंट में आके, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा और वो दोनों बहुत जल्दी से वो डिसीजन कर लेगा अपना जो भी उसने करना है वापस जाने का। ठीक है? यस यस सर। ओके। जी सर, में आ रहा है। अब आप देखें कि ये जो एक एम्प्लॉय जब आया है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके अब आपने जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसने इंटरव्यू प्रोसेस से वो गुजरा है और उसने देखा है, उसने एक उसकी एक परसेप्शन डेवलप हुई है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यार ये कैसी, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त तो सारे ही बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं ना, चाहे मैनेजर हो, चाहे एचआर वाले हों, चाहे सीईओ भी इंटरव्यू कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, प्रेसिडेंट भी कर रहा हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, तो एम्प्लॉय ये समझता है यार ये तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब वंस दे कम इन तो वहां पे क्या होता है, दैट इज अनदर स्टोरी। ठीक है? तो इसलिए हर इंडिविजुअल को जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको एक सेटलिंग इन पीरियड चाहिए होता है। एक 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता जो है वो आप उससे एक्सपेक्ट ना करेंगे वो फौरी तौर पे अपना काम प्रॉपर शुरू कर देगा और प्रोडक्टिव हो जाएगा। उसको एडजस्ट होना पड़ता है।
वो एडजस्ट होता है। और जो भी नया बंदा आता है, चाहे वो सीनियर पोजीशन पे आए या जूनियर पोजीशन पे या फर्स्ट एंट्री लेवल पे हो, हर एक के अंदर वो एक एंग्जाइटी का लेवल जरूर होता है। और वो एंग्जाइटी ही उन्हें मोटिवेट करती है एक्चुअली लोगों के बारे में जानने के लिए, लोगों के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में कि कौन कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, एम्प्लॉय कैसे उससे ट्रीट कर रहे हैं, कुलीग्स या सीनियर कैसे उसके साथ मिल रहे हैं, मैनेजमेंट या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये एक assumptions वो है जो कि एम्प्लॉय की पहले से हैं जब वो ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस। इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्री अराइवल स्टेज। ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है इसकी ये पहली स्टेज है, प्री अराइवल। अभी वो आया नहीं है, अभी उसने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के बेसिस पे या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका हुआ है उस बेसिस के ऊपर उसने कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाई हैं अपनी, अपने जहन में एक इमेज बनाया है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें वो जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द प्री अराइवल स्टेज, फर्स्ट स्टेज सोशलाइजेशन की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है जो कि जिसमें से गुजरना पड़ता है एक एम्प्लॉइज को। अब उसने एक्सपेक्टेशन जो भी बनाई थी, सेकंड स्टेज दैट इज कॉल्ड एज द एनकाउंटर स्टेज, ठीक है। और एक्चुअली ये एनकाउंटर ही हो रहा होता है उसका, जब वो आके देखते हैं कि यार परसेप्शन मेरी ये थी, दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग और शी वाज थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब वहां पे पहुंचा है अपने वर्क प्लेस के ऊपर तो वहां पे उसको सिचुएशन कैसी नजर आई है। मैं ये नहीं कह रहा वो उससे खराब थी या बेहतर थी, वो बात नहीं हो रही, बट वट जो रियलिटी में उसको नजर आया है दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द एनकाउंटर पीरियड। अब वो देखते हैं कि यार अब मैं पहले तो मैं आता था यहाँ पे तो जी बिल्कुल गार्ड को भी पता होता था जी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आ रहे हैं और फौरन उसको जनाब बैठाते थे और चाय पिलाते थे और पानी पिलाते थे और बड़ी इज्जत से जनाब उसको बैठाया जाता था। अब वो आया तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा उसको, वो कह रहे नहीं वहां बैठ जाए या वो रूम है तो वहां चले जाएं या वो केबिन है वहां बैठ जाएं या वो टेबल है वो चेयर है वहां बैठ जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये वो चीज है कि जब वो उसकी एक्सपेक्टेशंस दे आर मीटिंग विद द रियलिटीज, एक्चुअली क्या हो रहा है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज हो रही है। मैं भी रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ, एक बंदे को हमने हेड ऑफ ऑडिट के लिए हायर किया, एक ही दिन में ऑफिस में नहीं था इत्तेफाक से, और मैंने जो है वो ऑपरेशंस मैनेजर को ये कहा कि भाई इसको आप ज्वाइन करा लीजिएगा। तो वो साहब आए और शाम को मुझे पता चला उन साहब का मुझे ना एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आ गया। ही वाज जॉबलेस एक्चुअली, जब मैंने उसको हायर किया था ये जो था ना लॉकडाउन पीरियड, सो ही वाज जॉबलेस एक्चुअली। तो मैंने कहा यार जॉबलेस है तो अभी तो हालात भी नहीं है कि जॉब के, लॉकडाउन चल रहा था कंप्लीट और सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो लेकिन वो एक दिन रह के शाम में उसका ना इतना बड़ा मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो है ना वो 15 सफ़ों का आ गया और उसने कहा जी मैं नहीं जा सकता, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी बातें उसने लिख के वो चला गया। ही नेवर केम बैक। वो उसने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की, उसने कहा नहीं सर मुझे आना ही नहीं है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप जो है ना वो मुझे वो कन्विंस कर लेंगे तो आई हैव अदर अपॉर्चुनिटीज और मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जॉब पे कर लूंगा। अब ये क्या हो गया ऐसा, क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक हेड ऑफिस में जहाँ पे 15 से 20 लोग सिर्फ बैठते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल जगह पे है, बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट में है, और उसमें एक बंदा आया है और वो एक ही दिन में हेड ऑफ ऑडिट की एक सीनियर पोजीशन पे आया है वो। हाँ जी सर, सर, जी सर, सुन एनवायरनमेंट बड़ा affect करती है लोगों को। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप ये देखिए कि एक तो हो गया एंट्री लेवल पे कोई बंदा है, एक बंदा सीनियर पोजीशन पे है, भाई हेड ऑफ ऑडिट आ रहा है, वो 8 साल का 10 साल का उसका एक्सपीरियंस पीछे मौजूद है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है। एक दिन में उसने क्या ऐसा महसूस कर लिया, एक दिन में उसने क्या ऐसा फील कर लिया कि वो, क्योंकि अब ये दिस इज टिपिकली द एनकाउंटर स्टेज। क्योंकि पहले जब तक वो हमसे इंटरव्यू में था उस वक्त तक उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी यार बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़ा टाइम पे इंटरव्यू लेते हैं, चाय वाय का पूछते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और सारी चीज। तो हुआ क्या था, सिंपल सी ये बात थी कि जो रूम हमने उसको देना था एक्चुअली वो रूम वाज नॉट प्रिपेयर्ड
और ऑपरेशन मैनेजर ने कहा यार बजाय इसके कि मैं उसको अनप्रिपेयर्ड रूम दे दूं, उसको उसने जो है वो बाहर वो टीम के साथ बिठा दिया, ठीक है, और उसको लैपटॉप दे दिया और बिठा दिया वहां पे, और वहां पे वो जाहिर है लड़कों के साथ बैठा हुआ, ऑडिटर्स के साथ बैठा हुआ, कुछ और लोग भी वहां पे, दूसरा स्टाफ भी बैठा हुआ, उनके सामने वो बैठा हुआ हेड ऑफ ऑडिट। उसको ये लगा कि यार ये पता नहीं मुझे यहीं पे बैठाएंगे या क्या होगा। अब इतनी छोटी सी चीज अगर वो पूछ लेता किसी से कि जी क्या मुझे यहीं बैठना है या कुछ है, तो मैंने जब पूछा अगले दिन जाके उनसे कि यार ये तुम लोगों ने क्या किया उस बंदे के साथ, तो उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ नहीं किया, रूम जो है वो उनका तैयार नहीं था। उसकी वो बिल्डिंग, ऑफिस हमारा नया शिफ्ट हुआ हुआ था और वो उसकी रेनोवेशन जो है वो ऑलरेडी न्यू बिल्डिंग थी तो वो चल रही थी। तो उन्होंने कहा थी वो रूम उनका तैयार नहीं था, तो हमने जो है वो उनको कहा जी फिलहाल आप यहाँ बैठ जाए, उसके बाद आप रूम में चले जाइएगा। बस वो बैठे रहे थोड़ी देर के लिए, फिर वो अंदर बाहर जाते रहे आते रहे, और उसके बाद वो शाम तक बैठ के फिर वो चले गए। तो, तो मतलब कहने का ये है कि वो एक्सपेक्टेशन जो लेके आया था वो रियलिटी में उसको नहीं मिला। हो सकता है वो अज्यूम करके आया हो कि मुझे जाते ही मुझे ऑफिस में मुझे रूम मिल जाएगा, मुझे प्रॉपरली बिल्कुल तैयार होगा सारा कुछ, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सही है। अच्छा सर, इसमें 2-3 चीजें थी जरा मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। जी जी पहली चीज ये हो गई कि मैंने जो समझा है सोशलाइजेशन को, वो ये हो गया कि इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन एज पर द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर यस, शॉर्ट, ठीक समझे। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये आ गई सर कि जो इनकाउंटर स्टेज होती है, इसकी कोई लिमिटेशंस तो नहीं है कि हो सकता है उसको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, और पता पता लगा 2 साल तक उसके साथ वो इनकाउंटर करता रहे या दूसरे उसको इनकाउंटर करते रहे, एंड बिल्कुल ही इज गोइंग टू डिसाइड समथिंग कि यार मुझे क्विट करना है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को बुरा भला कहते हुए निकल जाता है यहाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें आपकी ठीक है, दोनों बातों ठीक है। से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज ये आ गई कि सर आपकी जो टॉप की हेडिंग है इनसाइडर और आउटसाइडर पैसेज, ये हेडिंग क्यों लगाई, क्या उसकी कोई खास रीजन है सर? इसलिए कि ये अ, इसमें जो इनसाइडर है दैट इज एक्चुअली डूइंग द जॉब ऑफ गेटिंग द अदर पर्सन टू द आउटसाइड, उसको आउटसाइडर पैसेज दिखा रहा है। यही तो बात हो रही है सोशलाइजेशन में, जो आपके अंदर वाले हैं ना वो इम्पोर्टेंट। देखिए बाहर से जो आ रहा है ना, बाहर से जो आ रहा है वो तो बिल्कुल बेचारा एक एंजाइटी की स्टेज में है ही है ना, उसके जी लिए जी तो अंदर की सारी चीजें नहीं है, जी ठीक है। जी अंदर जी वाले जो है वो एक्चुअली उसको दोबारा बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, अगर वो उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते या ट्रीट नहीं करते। अच्छा ये अब आगे देखेंगे ना, जो आपने सेकंड नंबर पे बात की है ना, तो आगे आप देखेंगे तो इसका जवाब आप मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो जी जी ठीक है एनकाउंटर सर। कितने स्टेज तक चलता है और कितनी देर तक चलता है, ठीक है। ठीक है लेकिन सर, ये ठीक। देखें कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं और इसके ऊपर डिसीजन हो रहा होता है एक्चुअली उस बंदे का जो कर रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, यहाँ पे दो बातें होती हैं। एक तो ये बात होगी कि अब उसने पहले दिन में या दूसरे दिन में ये अंडरस्टैंड कर लिया उस बंदे ने कि यार मैंने जो सोचा था वो कुछ और था, रियलिटी कुछ और है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा चलो यार लेट्स फेस दिस रियलिटी, आओ हम देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एडजस्ट हो सकते हैं। ये है अब इंटरनल आपकी अपनी ग्रूमिंग, अपनी डेवलपमेंट, अपनी मैच्योरिटी कि आप कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है, मैंने ये सोचा हुआ था, ऐसा नहीं है। अब ये जो चीज़ मौजूद है, इसमें मैं देखता हूँ कि व्हाट इज़ पॉज़िटिव और कैसे उसको मज़ीद बेहतर जो है वो किया जा सकता है। तो जब डिफरेंसेस तो होंगे, सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस में, एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी में डिफरेंस तो ज़रूर होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी वही रियलिटी हो। रियलिटी ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है और रियलिटी जो है वो कम बेहतर भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है या वर्स्ट भी हो सकती है। या उस दिन का कोई और सिनेरियो भी हो सकता है जिसमें कि उसको प्रॉपर टाइम ना दिया गया हो या उसको प्रॉपर अटेंड ना किया गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये स्टेज आपको क्लियर हो गया कि सेकंड स्टेज जो आपकी आ गई एनकाउंटर स्टेज,
इस एनकाउंटर स्टेज के बाद एक तीसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोस, मेटा का मतलब होता है मल्टीपल, और मॉर्फ जो है ना, ये टिपिकली साइंस की टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एक इंसान या कोई भी चीज जो है वो अपनी शेप को चेंज करती है। जैसे आपने एक टिपिकल देखा होगा बटरफ्लाई का, अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो वो एक छोटी अंडे की स्टेज में होती है, फिर वो प्यूपा बनता है, उससे फिर लार्वा बनता है, और फिर वो उसका शेल टूटता है और उसमें से वो बटरफ्लाई इतनी बड़ी सी निकलती है। तो उसकी जो हर स्टेज है ना वो पूरी डिफरेंट स्टेज है, और वो लाइव होती है हर स्टेज में। तो दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग द शेप, चेंजिंग द फॉर्म। तो एक इंसान जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। अब जब वो एनकाउंटर स्टेज पे आ गया और एनकाउंटर स्टेज में उससे पता चला कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी और रियलिटी यहाँ पे डिफरेंट है, नाउ हाउ आई एम गोइंग टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। अब वो यहाँ पे कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करता है कि यार मैं कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करूं, कैसे मैं अपने आप अपनी एक्सेप्टेंस करवाऊं, या कैसे मेरे से उनकी जो सामने वाले लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मुझे जो है वो कैसे एक्सेप्ट करें। दो दो पोजीशंस यहाँ से निकलती हैं मेटामॉर्फोसिस की स्टेज से। एक तो ये कि एक इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि यार मुझे, ओके फाइन, सिंस आई हैव टेकन डिसीजन, तो मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो जब वो रहने का डिसीजन कर लेता है तो फिर वो अपने आप को चेंज करने के लिए एफर्ट शुरू कर देता है, फिर वो सीखना शुरू करता है, लर्न करना शुरू करता है कि यार मुझे कैसे रहना है और कैसे अपने आप को चेंज करना है। लेकिन दूसरी दूसरी कंडीशन भी होती है इसमें। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं यार मुझे यहाँ नहीं रहना, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, दिस इज नॉट अ प्लेस गुड फॉर मी, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये इसी प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया, प्री अराइवल, फिर एनकाउंटर और फिर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की जो है ना ये 3 आउटकम्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर वो मेटामॉर्फोसिस कर लेता है, वो अगर ये अपने आप को समझ लेता है कि नहीं मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, तो फिर वो अपने आप को चेंज करता है और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ही इज मोर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते नहीं मुझे मुझे काम करना है और मैं यहाँ पे रहूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट उसकी डेवलप होती है और वो अपने आप को कोशिश करता है कि मैं एक पॉजिटिव आउटकम दूं और मैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन जाऊं। दूसरी सूरत में वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मुझे वापस जाना है या मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। अब न रहने में 2 ऑप्शंस होती हैं। एक वो जो करंटली कहीं जॉब पे था और वहां से वो आया है, और आमतौर पे अच्छे एम्प्लॉयज को जो है वो मैनेजमेंट कहती है कि यार अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो वापस आ जाना, कोई मसला नहीं है। तो अगर वो बहुत ही स्ट्रांग ये फील करता है, जैसे उस बंदे ने फील किया कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, और वो फौरन एक दिन में ही वापस चला गया, तो आपका टर्नओवर हो गया। दूसरी सूरत ये होती है कि एक आदमी होता है जॉबलेस या जॉब पे भी होता है, तो वो कहता है यार अब मैं आ गया हूँ तो चलो अब थोड़ा टाइम गुजारता हूँ, आराम से यहाँ बैठ के कोई जॉब देखूंगा और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि डिसीजन उसने कर लिया है। डिसीजन उसका ये है कि इधर ही हैज द कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन और ही डज नॉट हैव कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये उसको पता है, आपको नहीं पता। और अगर उसकी कमिटमेंट नहीं है तो या तो वो, कुछ लोग तो फौरन चले जाते हैं और कुछ लोग फौरन नहीं जाते, लेकिन वो बैठ के जॉब सर्च करने में लगे रहते हैं। इन एनी केस जिस बंदे ने ये डिसाइड कर लिया कि वो जाना है, या तो इमीडिएटली चला जाएगा या वो कुछ दिनों के बाद चला जाएगा। वो बंदा कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो आपकी 2 बड़ी आउटकम्स निकलती हैं इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में। या तो वो प्रोडक्टिव हो जाता है आपके लिए, वो अपने आप को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, और जैसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सिस्टम प्रोसीजर है उसमें अपने आप को ढाल लेता है, और या फिर वो छोड़ देता है। तो छोड़ देने में लेकिन दोनों चीजें हैं, या तो वो इमीडिएटली चला जाएगा अगर अपॉर्चुनिटी उसके पास पीछे पड़ी हुई है, और अगर नहीं पड़ी हुई तो फिर वो वेट करेगा। और जितना अरसा वो वेट करेगा, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है। ये याद रखिए, उसके पीछे पड़ के आपको काम करवाना पड़ेगा। वो कभी भी विलिंगली काम नहीं करेगा, और इवेंचुअली वो उसने जाना ही है, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसने इनिशियल फ्यू डेज में एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है जनाब। तो अब देखेंगे सर छोटी एक सी। अच्छा सर, ये एक चीज पूछना चाह रहा था कि कमिटमेंट जी का मतलब ना हो, ये हो गया कि ही हैज एक्सेप्टेड द चैलेंजेस, ठीक है सर, और जी वो अब काम करना चाहते हैं, ठीक है जी सर।
अगर वो काम करना चाहता है तो अब इस सिचुएशन में अब उसकी प्रोडक्टिविटी भी नजर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है सर। और अगर उसने बिल्कुल, कमिटमेंट उसका नहीं है तो वो नीचे वाला जो टर्नओवर है उस तरफ फिर प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करेगा, बिल्कुल। ठीक है सर। लेकिन उसमें 2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं ना, उसमें याद रखिएगा। एक तो इमीडिएट टर्नओवर है, एक इमीडिएट टर्नओवर है कि वो उसी वक़्त चला गया, और एक टर्नओवर है कि वो 4-6 महीने वेट करके वो कहीं और अच्छी जगह जॉब सर्च करेगा आपके नाम यूज़ करके, और फिर उसके बाद वो जाएगा। लेकिन इन एनी केस उसका डिसीजन इस पीरियड में हो चुका है। ठीक है। तो अगर एक एम्प्लॉयी जो है वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देता है और वो अपने आप को एडजस्ट करने की एफर्ट करता हुआ नज़र आता है, तो आप समझ लें वो ऊपर वाली आउटकम की तरफ जा रहा है, वो प्रोडक्टिविटी की तरफ चला जाएगा। और अगर एक एम्प्लॉयी आपको सिर्फ कंप्लेंट करता हुआ ही नज़र आता है, तो वो समझ लीजिए कि वो अभी अगर नहीं भी गया तो वो इवेंचुअली चला जाएगा। आपका काम है कि अगर आपने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, अगर आप एचआर की तरफ से या डिपार्टमेंट मैनेजर को आपने कोई ऐसा प्लान दिया हुआ है कि इस बंदे से कैसे एंगेज रखना है, इसको कैसे इससे काम लेना है, या डिपार्टमेंट मैनेजर ने खुद कोई प्लान बनाया हुआ है और उसके मुताबिक वो उससे काम करा रहा है और उसको गाइड भी कर रहा है और उसे समझा रहा है कि यार चेंज होती है और कल्चर मुख्तलिफ होते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर इस तरह का पॉजिटिव एम्प्लॉय उसे मिला है तो वो उसे पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, तो वो प्रोडक्टिविटी की तरफ मूव करेगा। और अगर उसका किसी नेगेटिव बंदे से एनकाउंटर हो गया, जो खुद पिछले 5 साल से परेशान बैठा हुआ, उसकी प्रमोशन नहीं हुई या उसके मसले मसाइल चल रहे थे, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो जो नया एम्प्लॉयी है, वो उसके साथ रह के कोई अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकेगा, क्योंकि वो कभी भी छोड़ जाएगा। नहीं छोड़ा जाएगा तो आपको निकालना पड़ जाएगा उसको, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी उस तरीके से आएगी नहीं। ठीक है जी? तो ये एक ठीक। पहली काम ठीक। हो गया आपके, सोशलाइजेशन के प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज है ओरिएंटेशन। अच्छा, ओरिएंटेशन पे मैंने इसलिए जोर नहीं दिया कि आमतौर पे ओरिएंटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, आपके यहाँ भी होती होगी ओरिएंटेशन, जो भी नए लोग आते होंगे उनको ओरिएंटेशन देते होंगे। लेकिन क्या ओरिएंटेशन में क्या कुछ होता है और क्या क्या चीजें हैं, इसको आप जहन में रख लीजिए। अच्छा, ओरिएंटेशन कैन बी डन बाय सुपरवाइजर और कैन बी डन बाय द एचआरएम स्टाफ, और दोनों मिलके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। कभी आपके 10 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, 20 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें आप बुला के कंपनी के बारे में अवेयरनेस देते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री क्या है, फिलॉसफी क्या है, यहाँ पे क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं, एचआरएम पॉलिसीज क्या हैं, फेलो एम्प्लॉइज के बारे में उन्हें बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उन्हें दिखाते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये एक ओरिएंटेशन प्लान का हिस्सा होती हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है, ज़रा ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कहीं 6 मंथ्स होता है, कहीं 3 मंथ्स होता है, कहीं 1 ईयर होता है। तो क्या सर ये प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर एक पार्ट होगा ओरिएंटेशन, या ये उसका जो पूरा प्रोबेशनरी पीरियड है ये ओरिएंटेशन में आएगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चलो उसको काम देते हैं कि वेदर ही विल स्टे और नॉट? ये मैं थोड़ा नहीं नहीं समझना चाहता। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओरिएंटेशन तो होगी आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का बस। मैक्सिमम आपका 1 वीक ओरिएंटेशन का प्लान होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद आपने उसे काम देना है, वो प्रोबेशन पीरियड जो है वो काम में लगाएगा। ठीक है। ठीक है, अगरचे वो आपने देखा ना कि वो जो पिछले प्रोसेस में आपने देखा कि वो आपने उसको किसी मेंटोर के साथ लगा दिया हुआ जो उसे पॉजिटिव वे में गाइड कर रहा है, तो वो चलता रहेगा उस पीरियड के अंदर। प्रोबेशनरी पीरियड में रिस्क तो रहता ही है ना अपनी जगह पे, कि वो एम्प्लॉय सुटेबल ना हो या ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सुटेबल ना हो, दोनों चीजों का रिस्क तो रहता ही है मौजूद। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरली कि वो जो कि अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन वो हालात की वजह से या ओरिएंटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से वो अदरवाइज डिसीजन कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन मैक्सिमम आपका 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। जो चीजें आपने उसको अवेयरनेस देनी है वो 1 वीक में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये वो उसमें पॉइंट। उस वक्त जी, उसका एनकाउंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, ओरिएंटेशन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा उसका। नहीं, एनकाउंटर उसका उससे पहले स्टार्ट हो चुका है। एनकाउंटर तो जिस वक्त वो आया है, गेट से वो एंटर हुआ है, वहां से एनकाउंटर पीरियड स्टार्ट हो गया उसका। लेकिन सर कैसे हो सकता है एनकाउंटर? आप देखिए ना, अभी आया है, एंटर हुआ है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर हाउ इज इट पॉसिबल कि वो ऑर्गेनाइजेशन को फौरन समझ लेगा? मेरा ख्याल है वो ओरिएंटेशन नहीं के समझेगा, बाद। एनकाउंटर कौन करता है सर? नहीं नहीं, वो सही है सर आपकी बात। उस वक्त तो जो बिल्कुल वैसे